पाठ 11 चल रहा है ना, वायुमंडल में जल। ठीक, तो इसमें हम लोग देखो ध्यान से सुनो, कहाँ तक हुआ था? ओस हो गया था और तुषार हो गया था। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है अब? हाँ, कोहरा एवं कुहासा। अब वहीं से पढ़ाते हैं सीधे। ठीक है, देखो आज पढ़ेंगे एक कोहरा एवं कुहासा। तो ये क्या होता है? देखो, ये वास्तव में बादल है। बादल देखियो ना, तो बादल देखने में कैसा लगता है? काला चाहे सफ़ेद धुंधला होगा। ठीक है, बादल के अंदर अगर ले जाके छोड़ दें तो तुमको ऐसे ही दिखेगा जैसे कोहरे में दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा। वास्तव में हो क्या रहा है, ये बादल जो है अगर ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर बन रहा है तो हम बादल कह रहे हैं। अगर ये सतह के पास यहाँ बन जा रहा है, अगर मान लो ये सतह है, ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर बन रहा है तो बादल है। अगर यही सतह के पास बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोहरा। ठीक है, अगर घना बादल मतलब घना हो जाएगा अगर कोहरा तो उसको कोहरा बोलेंगे। अगर यही हल्का हो जाएगा तो इसी को कुहासा बोलेंगे। समझ में आया? कुहासा हल्का होता है और कोहरा जो है घना होता है। इसमें दृश्यता बहुत कम होती है, कभी कभी दृश्यता एकदम जीरो हो जाती है, मतलब थोड़ी दूर भी नहीं देख पाओगे। जैसे कमरे में हैं हम लोग, बाहर दिखेगा ही नहीं कि हमारी साइकिल है कि नहीं, गायब हो गई। होता है कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब एकदम पास आ गया कोई चीज़ तब दिखाई दे रहा है। और कुहासे में जैसे इस समय देखो तो हल्का हल्का धुंध है ना, तो हल्के धुंध का मतलब वही क्या है? कुहासा है। समझ में आया? तो ये बनता कैसे है? देखो, बादल कैसे बनता है? जलवाष्प होता है, और जलवाष्प किसके साथ बैठ जाता है? धूल कण के साथ। धूल कण पर बैठ जाता है या जमा होता है धीरे धीरे। ये धूल कण जो है केंद्रक का काम करते हैं। केंद्रक मतलब एक ऐसा छोटा केंद्र जिसके ऊपर जलवाष्प आके धीरे धीरे बैठेगा, और वह कण जो है इतने महीन होते हैं कि वो हवा की वजह से टंगे रहते हैं। ठीक, अगर वह कण बड़े हो जाएंगे तो फिर जल बन जाएंगे, लेकिन अगर छोटे छोटे महीन महीन कण ऐसे हैं और वह गिर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हवा है, हवा की वजह से टंगे हुए हैं। तो वह क्या होगा? अरे बादल बन, वही बादल हो गया या कोहरा हो गया या कुहासा हो गया। अब मान लो ये जो बूंद हैं आपस में सट सट कर बड़े बूंद बन जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाएंगे कि नहीं? तो यही जब बूंद आपस में सट कर गिरते हैं तो यही वर्षा के रूप में बारिश बोलते हैं। ठीक है, और देखो कुहासा बनने के लिए जो दशाएं थी, जो दशाएं हैं वह क्या है? वही दशाएं होंगी, शांत वायु, लंबी रात, लंबी व शीतल रात। ठंडी रात होगी तब। ठीक है, आकाश कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। ठीक है, और क्या है? और आर्द्रता होनी चाहिए ना, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो, सापेक्ष आर्द्रता अधिक। ठीक, अगर ये चारों दशाएं हैं तो फिर कोहरा या कुहासा या ओस या तुषार बनने की ये चारों दशाएं हैं। तो अभी समझ में आया कोहरा और कुहासा क्या है। ठीक, अब क्या पढ़ना है हमको? बादल के बारे में। अभी हम बताएं बादल क्या होता है। बादल वास्तव में क्या है? वही धूल कण के ऊपर जलवाष्प जाके संघनित हो गए हैं, या इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई है, तो संघनन से ये जल की बूंदों में बन गया, इसी से बादल बनता है। ठीक है, अब बादल का प्रकार पढ़ना है हमको कि बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के बादल दिया है आप में, और उसी से जुड़कर और भी सारे बादल बन सकते हैं। जैसे पहला प्रकार होगा, क्या है पहला प्रकार? पछाब मेघ। ठीक है, दूसरा कपासी मेघ, तीसरा स्तरी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षी मेघ। ठीक, अब देखो ये बादल जो है हम आकाश में देखेंगे तो दिखाई देगा चारों। पछाब में क्या होता है? ये जैसे पक्षी हैं,
इसका पंख की तरह दिखाई देने वाला बादल। ठंड के समय में देखो जब आकाश साफ रहेगा, धूप हुई होती है, तो सफ़ेद सफ़ेद बादल का परत पाया जाता है कि नहीं। ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पंछी के बादल की तरह जो है सफ़ेद सफ़ेद बादल चलते रहते हैं, ठीक है, देखे हो। तो वही जो सफ़ेद बादल चलते हैं वही पछाब मेघ है। ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 4000 मीटर या 4 से 7 किलोमीटर तक, ठीक है। 4 से 7 किलोमीटर के बीच में ये पाए जाएंगे। नहीं, ये 8 से 12 किलोमीटर, ये कपासी में पाया जाएगा। ये 8 से 12 किमी के बीच, ठीक है। कपासी में कहाँ पाया जाएगा? 4 से 7 किलोमीटर के बीच, ठीक है। अब ये कपासी में देखे हो, जैसे कपास होता है धुनी हुई रुई की तरह, ऐसे बादल देखे हो, यही वाला बादल जो है कपासी मेघ है, ठीक। कपास की तरह दिख रहा है कि नहीं, रुई की तरह धुना हुआ, रुई रहे, धुनी रुई। अब ये बन कैसे रहा है? देखो यहाँ से जो है तेजी से अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो जहाँ पे संघनन 100% हुआ वहाँ बादल बन गया कि नहीं? बन गया। ये मान लो पहली लेयर बन गई, तब तक फिर हवा पहुँची तो इसको क्या करेगी? धक्का मारेगी कि नहीं? इसकी स्पीड ज़्यादा है तो धक्का मारेगी तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो पहली वाली लेयर यहाँ पर आ जाएगी, 2 लेयर हो जाएगा कि नहीं। फिर तब तक फिर हवा जाएगी, फिर मारेगी तो फिर इसके ऊपर हो जाएगा, तीसरी लेयर बन जाएगी। इसी प्रकार से यह क्या हो जाएगा? धुनी हुई रुई के समान दिखाई देगा, और यही क्या है? कपासी बादल, ठीक। तो यह संवहन धारा जहाँ चलती है या भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के पास जहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, इस प्रकार के बादलों का विकास होता है, ठीक है। अब स्तरी में क्या होता है? स्तर का मतलब हो गया लेयर, पूरा एकदम परत के रूप में बिछ जाना। ऐसा बादल देखी हो कभी? देखे हो कि नहीं? मानसून के समय, मानसून के समय एकदम इतना दूर तक काला बादल रहेगा कि दिखाई ही नहीं देगा कि कहीं सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा एकदम परत से भर जाएगा। तो ये स्तरीय मेघ हो गया, ठीक। स्तरीय मेघ के और भी प्रकार हैं, लेकिन अभी इन्हीं चारों को मिला के और भी सारे बादल बनेंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं। उसका एक उदाहरण वही जो स्तरीय मेघ मानसूनी क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर एकदम चादर की तरह बिछ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्तरीय मेघ। वर्षा में क्या होता है? जो काले बादल जिनसे वर्षा होती है उन्हीं को क्या कहेंगे? वर्षा मेघ, ठीक है। अब देखो पछाब और कपासी को मिलाकर पछाब कपासी बन जाएगा कि नहीं? देखो एक तो पंछी की तरह दिखाई देते हैं बादल, ठीक है। अब इसमें भी कई तरह के, एक होगा एकदम लेयर की तरह इसे चिटफिट दिखाई देगा, तो ये क्या है? अस्तर है और पछाब भी है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? पछाब स्तरी बोल सकते हैं कि नहीं? तो यह बादल क्या है? पछाब स्तरी बादल, ठीक है। दूसरा देखिए आप, ये हो गया पछाब, मतलब इन दोनों को मिलाकर, अरे पछाब स्तरी, इनको मिलाकर। अब इसी तरह पछाब में एक पाया जाएगा लेकिन सफ़ेद वाला, देखे हो सफ़ेद वाला इस प्रकार का कपासी मेघ। तो जो सफ़ेद वाला कपासी मेघ है वही क्या है? पछाब कपासी मेघ। अरे पक्षी की तरह देखो, सफ़ेद है तो पछाब हो जाएगा, और प्लस कपासी है तो इसको क्या बोलेंगे? पछाब कपासी बोल सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से और मेघों को मिलाएंगे तो और बन जाएगा, उसको देख लेना। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए अब उसको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। स्तरीय मेघों को भी ऐसे ही मिला सकते हैं, वर्षा स्तरीय मेघ, पछाब स्तरीय मेघ, ठीक है। और कपासी मेघ के साथ पछाबी कपास हो गया, फिर वर्षा, अरे कपासी वर्षी मेघ हो गया। तो वर्षा बादलों के प्रकार पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब सीधे वर्षा पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। एक बादल वाला PDF सा बना के भेज देंगे, उसी में देख लेना। अब देखो वर्षा, वर्षा क्या होती है? वर्षा का, अरे जो जलवाष्प है बादलों से, मतलब संघनित होकर बादल का निर्माण होगा, और उन बादलों से
जल का गिरना, ठीक है, बादल से क्या गिरेगा? जल। अब ये जल कैसा हो सकता है? या तो द्रव हो, या तो ठोस हो, या तो दोनों हो। इसको बोलेंगे सहिम वृष्टि। अभी इसका भी ना देखो, इसको बोलेंगे हिमपात, इसको बोलेंगे वर्षा, ठीक है। एक और प्रकार हो सकता है, उसको बोलेंगे ओला पत्थर। ओला पड़ा है, देखिए हो नहीं? देखे हो ना? वर्षा का मतलब हो गया कि जल द्रव के रूप में या बूंदों के रूप में धरातल पर गिरता है। किस रूप में? बूंद के रूप में, ठीक है। हिमपात कैसे होता है? ये जो है बर्फ के जो है पतले पतले लेयर के रूप में बरसेगा। और ये कहाँ होगा? जहाँ पर तापमान 0 डिग्री से कम हो, ठीक है। 0 डिग्री से अगर अधिक होगा तो बर्फ पिघल जाएगा कि नहीं? पिघल जाएगा। तो बर्फ पिघल के क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा। अभी क्या है? अभी ये बर्फ के रूप में है, तो इसी को हम कहते हैं हिमपात। समझ में आया? अब देखिए एक ये वाला क्या होता है? सहिम वृष्टि। इसमें होगा क्या? मान लो ऊपर कोई बादल बना, ठीक है, और इसमें से जल की बूंदें गिरना शुरू हुई, ठीक है। बादल बना, ये बादल है मान लो, ये बादल है, और बादल से जल की बूंदें गिरना शुरू हुई, ठीक है। और यहाँ कोई ठंडी परत है, ठंडी परत, ठीक है। अब ठंडी परत से और इसका तापमान इतना कम है कि ये जल को जमा कर ठोस कर देगा। तो जब इस परत में पहुँचेंगी तो यहाँ ठोस के रूप में महीन महीन कण गिरेंगे कि नहीं? तो यही जो ठोस के रूप में वर्षा होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? सहिम वृष्टि। इसके कण जो होते हैं वर्षा की बूंदों से भी महीन होते हैं, ठीक है। इसको सहिम वृष्टि कहते हैं, ठीक। अब देखो एक है ओला पत्थर, ये सबसे बढ़िया है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है। ओला पत्थर बनने का साइंटिफिक तरीका क्या है? देख लो। कहाँ बनेगा? जहाँ कपासी मेघ पाए जाएंगे, ठीक है। और कपासी मेघ कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ संवहन धाराएं चलेंगी, यानी कि वायु गर्म होकर तेजी से ऊपर उठेगी। ध्यान से सुनो इसको, एक बार समझ लिए तो जीवन भर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कपासी में कुछ इस प्रकार से बनता है। अब देखो, अब ये कपासी में बना, कैसे बना? संवहन धाराओं के कारण। और इस प्रकार की संवहन धाराएं कहाँ चलती हैं? भूमध्य रेखा के आसपास, या जिस भी क्षेत्र में चलेंगी, या जहाँ पे चक्रवात आएगा वहाँ भी होगा कि नहीं? संवहन धाराएं बस चलनी चाहिए। संवहन धारा जहाँ चलेगी वहाँ पर कपासी मेघ बनेंगे, या इसी प्रकार का कोई मेघ बनेगा। मूसलाधार वर्षा होती है, पता पड़ेगा नहीं? मूसलाधार वर्षा होगी। अब इसमें क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे तापमान हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहीं पे वो जल बनने लगा था। ध्यान से सुनो, संघनन यही हो गया। संघनन हो गया तो यानी बूंद बनने लगी कि नहीं? जब बूंद बनने लगी तो बूंद गिरने का प्रयास करेगी कि नहीं? लेकिन ये हवा बहुत तेजी से आ रही, छोटी बूंदों को वह धरातल पर आने नहीं देगी, उसको ढकेल कर ऊपर ले जाएगी कि नहीं? तो चूंकि वो गोल है, मान लो ये गोल बूंद है, गिर रही है, तो नाचते नाचते गिरेगी कि नहीं? और जब इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तब भी ये नाचते नाचते जाएगी, ठीक। और ये कहाँ जाएगी? 0 के ऊपर तक ले जाएगी हवा, ठीक है। तो यहाँ जम जाएगा, तो यहाँ बर्फ का एक टुकड़ा बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा ना। फिर ये बर्फ का टुकड़ा नीचे आने का प्रयास करेगा, ठीक। जैसे नीचे आएगा इससे किनारे किनारे एक लेयर भाप की बन जाएगी, ठीक। और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये लपेटते लपेटते एक लेयर फिर बन जाएगा। जैसे जितनी बार वह नीचे आने का प्रयास करेगा उतनी बार वह ढकेला जाएगा, और जितनी बार ढकेला जाएगा उसमें एक परत और बर्फ की जुड़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? जलवाष्प और जल की एक परत उससे बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे मान लो कोई ठंडा राड लिए हाथ में, या कुछ भी ठंडा है, बहुत ठंडा है जो है, ठीक है। अब इसको आसपास हवा में घुमाएंगे तो इसमें पानी की बूंदें जमने लगेंगी कि नहीं?
या फिर बोतल देखे हो जिसमें फ्रिज में से पानी निकाल के लाओ, पानी बाहर कैसे आ जाता है? बोतल भी भीग जाता है ना, तो बोतल का पानी तो बाहर आया नहीं, कहाँ का पानी था? वो जलवाष्प था जो हवा में था, वो उसी में टच होके ठंडा हो गया। ठीक है, अगर मान लो बोतल के अंदर एकदम बर्फ भरा है, एकदम बर्फ भरा है और टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है, तो जो जलवाष्प आके उससे टच होगा वो अभी बर्फ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो मान लो ये बोतल है, इसमें तुम्हारा पानी भरा था, अब इस पे आके धीरे धीरे बर्फ की परत जमने लगेगी कि नहीं? जमने लगेगी। जितना ही यहाँ पे जलवाष्प होगा, जो जो इससे टच होगा, तो पहले एक परत बनेगी, और देर तक रखोगे तो एक परत और बन जाएगी, फिर और देर तक रखोगे तो एक परत और बन जाएगी कि नहीं? कई सारी परतें बढ़ती जाएंगी, नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब यहाँ बर्फ गिरने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो गिरने के लिए जब आएगा नीचे की ओर, तो यहाँ या तो जलवाष्प होगा कि नहीं? जलवाष्प का एक परत इसके टच में आएगा, और इसमें से हो सकता है कुछ पिघलने भी लगे, लेकिन फिर इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे। ठीक, जब ऊपर उठा के ले जाएंगे तो एक लेयर और बढ़ जाएगा कि नहीं? जैसे बोतल में बढ़ रहा था, दोबारा ले जाएंगे तो 2 लेयर, तिबारा ले जाएंगे 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 10 लेयर, 20 लेयर, ऐसे बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका वजन इतना न रहे कि हवा उसके ऊपर ढकेल दे। और जब ज़्यादा वजन हो जाएगा तो हवा के ढकेलने से रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो फिर धड़ाक से नीचे आएगा। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरेगा। अच्छा बताओ, जब ओला गिरेगा तो कैसा होगा? गोल होगा कि लंबा होगा कि चपटा होगा? गोल होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बार बार राउंड राउंड करके उस पर एक एक परत बढ़ती जाएगी। अब मान लो इसको पता कैसे चलेगा कैसे परत बढ़ती है उस पर? मान लो कहीं से ओला गिरा, तुम इसको पकड़ लिए, ठीक है, अब इसको बीच में से चीरो तो तुमको ऐसे लेयर दिखाई देगा, महीन महीन कई सारे लेयर बने रहेंगे। जितना लेयर बना है उससे समझ जाएंगे हम इसको इतनी बार ढकेला गया है। ठीक है, यानी कि संवहन धारा वहाँ उतनी तेज थी। कभी कभी जो ओला होता है छोटा होता है, कभी कभी ओला इतना बड़ा बड़ा भी हो सकता है, एकदम पत्थर की तरह। ठीक, समझ में आया? फिर से एक बार देख लो। देखो, ओला उन क्षेत्रों में पड़ेगा जहाँ कपासी वर्षी मेघ हो। अब जब मेघ बनेगा तो ऊपर जाएंगे, जो हवा है यहाँ पे इसको बोलते हैं संवहन धारा। संवहन धारा चल रही है। संवहन धारा की वजह से अभी बताते हैं संवहन धारा क्या है। बस ये जानो कि तेजी से हवा ऊपर जा रही है। ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। तो इससे जो है सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ये हम समझा चुके हैं कैसे। तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, और सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाएगी तो संघनन हो जाएगा और जल की बूंदें बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ जल की बूंदों को गिरने, जैसे ही गिरने का प्रयास करते हैं नीचे, यह जो नीचे की हवा है अभी बहुत तेज है, तेजी से ऊपर जा रही है, तो यह जल को अपने साथ उठाकर ऊपर की ओर ले जाएंगे। और जैसे ये 0 डिग्री के ऊपर उठा के ले जाएं, बर्फ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा तो बर्फ भी गिरने का प्रयास करेगा, लेकिन हवा इसको फिर ढकेल के ले जाएगी। फिर आया, फिर पानी में डूबा, फिर ऊपर ले गई, फिर आया, फिर डूबा, फिर ले गई। तो बार बार इस प्रक्रिया के चलने से एक छोटा जो बर्फ का टुकड़ा था वह कई सारे परतों से घिर गया कि नहीं? गिर गया, और घिरते घिरते इतना भारी हो गया कि हवा अब उसको ऊपर उठाकर नहीं ले जा पा रही है। समझ में आया? और वही जो पत्थर होगा बर्फ का, वही धरातल पर गिर जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, और इसी को हम कहते हैं ओला वृष्टि या ओला पत्थर का गिरना। समझ में आया? ओला पत्थर बहुत कठोर होता है, और ये वाला जो हिमपात है, देखो एक हिमपात होता है, एक ओला पत्थर होता है। ओला पत्थर से अगर किसी का चोट लग जाए तो पत्थर लिखा है उसमें, सिर फट जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा है, जैसे जब ओला गिरना शुरू होता है तो बहुत सारे पंछी गिरे पड़े मरे पड़ते हैं, या फिर कई सारे फल होते हैं तो फल टूट जाएंगे, फसलें लगी हैं तो फसलें टूट जाएंगी, बालियाँ टूट जाएंगी। लेकिन अगर हिमपात होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अगर बाहर खड़े हो तो धीरे धीरे उसी में जमते चले जाएंगे, लेकिन वो कुछ होगा नहीं, एकदम रुई की तरह आके गिरेगा। समझ में आया? और वह कहाँ गिरेगा? जहाँ तापमान 0 डिग्री से कम हो। तो भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के
जो है हिमपात होते हैं। ठीक, हाँ, अगली क्लास में अब हम जो है वर्षा के प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक।